नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के प्रथम पाठ, जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है ध्वनि, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे प्रथम मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमारे भारतवर्ष के विख्यात कवियों में से एक माने जाते हैं, जिनका जन्म सन 1897 में बंगाल के मेदिनीपुर जिला में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेज़ी के अध्ययन घर पर ही किया। इनके निराले व्यक्तित्व के कारण ही इनका उपनाम निराला पड़ गया। इन्होंने कई साहित्यिक रचनाएं की हैं और गद्य और पद्य दोनों में इनका समान अधिकार है। इन्होंने कई कविता संग्रह लिखे, उपन्यास, कहानी संग्रह लिखे और इन्होंने प्रकृति, सौंदर्य, श्रृंगार, राष्ट्र प्रेम आदि पर भी कई कविताएं लिखी हैं। ध्वनि भी उनमें से ऐसी ही एक कविता है। कविता का सार इस प्रकार है। कवि कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। आलोचक कह रहे थे कि अब निराला के कवि जीवन का अंत होने वाला है। कवि ने कविता के माध्यम से उन आलोचकों को करारा जवाब दिया है। कवि कहता है कि अभी तो उसके कवि जीवन का आरंभ ही हुआ है। उसके जीवन में वसंत की बहार आई है। निद्रा में मग्न युवा पीढ़ी को आशा का संदेश देकर जागृत करेगा। एक एक फूल अर्थात प्रत्येक युवक से आलस्य को दूर भगा उनमें नवजीवन का संचार करेगा। उनमें कर्तव्य की भावना को जागृत करेगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता में कवि के अंतर्मन की ध्वनि प्रकट हो रही है। वो कह रहा है कि अभी तो मेरा अंत नहीं हो सकता, अभी तो मेरे वन में अर्थात मेरे जीवन में मृदुल वसंत आया है, अर्थात अभी अभी तो मेरा जीवन आरंभ हुआ है। मेरा कवि जीवन का अभी ही तो आरंभ हुआ है, मेरे जीवन का अभी अंत नहीं हो सकता है। जिस प्रकार वन में वसंत आता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ों पर नई नई पत्तियां आ जाती हैं, फूल आ जाते हैं, नया यौवन आ जाता है, तो उतनी सरलता से उसका अंत अभी नहीं हो सकता है। कवि अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कह रहा है कि अभी तो उसके जीवन रूपी वन में वसंत का आगमन हुआ है, अभी कैसे उसका कवि जीवन का अंत हो सकता है। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे ये पात अर्थात पत्ते, डालियां कलियां कोमल गात, कोमल गात मतलब शरीर, कोमल शरीर। जिस प्रकार वसंत आने पर पेड़ों पर, पेड़ पौधों पर, उनकी डालियों पर कोमल कलियां आ जाती हैं, उसी प्रकार मेरे ही जीवन में अभी अभी वसंत आया है, अभी शुरू हुआ है, और मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। स्वप्न मृदुल कर, वह कर यहाँ पर हाथ है, उसके कोमल स्वप्निल हाथ। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपने स्वप्निल हाथों को नींद से अलसाई, फेरूंगा निद्रित कलियां अर्थात निद्रित कलियां मतलब नींद में अलसाई हुई कलियां। वह अपने स्वप्निल हाथों को नींद से अलसाई कलियों पर फेर कर उन्हें जगाना चाहता है, और जगाकर प्रत्यूष मनोहर अर्थात प्रत्यूष अर्थात प्रभात, भोर, सुंदर भोर
को दिखाना चाहता है, अर्थात वो उन कलियों पर अपने हाथों को फेरकर उनको नींद से जगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो कलियाँ हैं वो हमारे देश के युवा वर्ग हैं जो आलस्य में डूबे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं, उन्हें वो जगाना चाहता है। अपने जीवन के आशावादी गतिशील दृष्टिकोण से वह उनको जगाना चाहता है, उनमें भी नया जीवन भरना चाहता है, उनमें भी वो उत्साह का संचार करना चाहता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहस्र सींच दूंगा मैं। इन पंक्तियों में कवि फूलों अर्थात युवाओं के अंदर आलस्य को दूर कर उन्हें अपने जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहता है, ताकि वे फूलों की तरह अनंत काल तक उनका जीवन भी महक सके। पुष्प पुष्प से, प्रत्येक पुष्प से अर्थात प्रत्येक युवा से, प्रत्येक नौजवान में जो तंद्रालस लालसा, तंद्रालस मतलब नींद से अलसाए हुए जो युवा हैं, निराशा में डूबे हुए युवा हैं, उनमें वो आलस्य, उनमें से वो आलस्य वो खींच लेगा, दूर कर देगा और उनमें नव जीवन का अमृत भर देगा, उनमें जोश पैदा कर देगा और उनका भी जीवन, जिस प्रकार फूलों का जीवन हमेशा महकता रहता है, खुद भी वो महकते हैं और दूसरों को भी महकाते हैं, इसी प्रकार युवा भी अपने जीवन से दूसरों को भी महकाएंगे और खुद भी महकेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो कवि यहाँ चाहता है कि वह फूलों अर्थात युवाओं में व्याप्त आलस्य की भावना को खींचकर उनमें उत्साह भर दे। कवि अपने जीवन के अमृत अर्थात कर्तव्य की भावना को वसंत में पहले सौंदर्य की भांति ही सींचना चाहता है, अर्थात चारों तरफ फैलाना चाहता है। जिस प्रकार फूल खिलकर अनंत काल तक अपनी महक एवं सौंदर्य बिखेरते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक युवक भी अपने रचनात्मक कार्यों के सौंदर्य को चारों तरफ फैला दें और अनंत काल तक वो उस आशा का संचार कर सकें, उत्साह से भरपूर जीवन जी सकें। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत अभी ना होगा मेरा। और उत्साह से भरे भरपूर कवि इन फूलों अर्थात युवाओं को अपने जीवन द्वार अर्थात अमरता का द्वार दिखा देना चाहता है कि किस प्रकार हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं, भरपूर जीवन जी सकते हैं, ताकि उनका जीवन भी महक उठे। कवि के जीवन में अभी तो वसंत का आगमन हुआ है, उसका अभी अंत नहीं हो सकता। अभी तो वो अपनी रचनाओं द्वारा युवाओं में जोश भरना चाहता है, उनमें उत्साह भरना चाहता है, अभी उसका अंत नहीं हो सकता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा इस कविता में तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग किया गया है, जैसे पुष्प, अमृत, सहर्ष, अनंत, और कई जगहों पर कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। पुष्प पुष्प, नवजीवन का अमृत, इसमें रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है। तो कविता की जो भाषा है वो बहुत सुंदर है, लयात्मक है और तत्सम शब्दावली से भरी हुई है, और इसमें कवि की आशावादी, कल्पनाशील और रचनात्मक दृष्टिकोण भी हमें दिखता है। तो हमें इसमें प्रसंग सहित व्याख्या करनी होगी। मैं आपको इसका प्रसंग और व्याख्या भी भेज रही हूँ। प्रसंग में हम पहले उस पंक्तियों का परिचय देते हैं कि वो किस पुस्तक से ली गई है, किस पाठ से ली गई है, उसके रचयिता कौन है और उन पंक्तियों में क्या संदेश है। तो जैसे पहले अगर हम 4
पंक्तियाँ लेते हैं तो उसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित ध्वनि नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इन पंक्तियों में कवि के अंतर्मन की ध्वनि प्रकट हुई है। वह स्वयं अच्छे कार्य करते हुए देश के युवाओं को आलस्य छोड़कर गतिशील एवं जागरूक बनने का संदेश देना चाहते हैं। इस प्रकार ये प्रसंग होगा, फिर हम उसकी पंक्तियों की व्याख्या लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। धन्यवाद।